आ गया, मैं वापस आ गया। पिछले लेक्चर में तुम लोगों ने मेरी जान निकाल दी थी, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ऐसे मतलब 100% सैचुरेट हो गया था मैं। कोई बात नहीं, इस लेक्चर में भी वही करेंगे। आइए और जरा ध्यान से देखिए कि इस लेक्चर में आप लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे। और ये बड़ा कमाल का डेटा है, और ये ऑक्सीजन के साथ में देखो मैच भी करके दिखाऊंगा मैं आप लोगों को एट द एंड। वो जो ग्राफ मैंने आपको बना के दिया था उसमें आप ध्यान से देखना, उस ग्राफ के साथ साथ उसके बगल में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, तुम्हारे भूतों को भी समझ में नहीं आएंगे कि वो है क्या। इसीलिए मुझे समझाने के लिए यहाँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उतरना पड़ा है मार्कर लेके। आओ जरा ध्यान से समझिए। इसने बोला सर अब की बार चलेगी बात ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। तो CO2 का ट्रांसपोर्टेशन मुझे अब यहां पर करना है, और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन अगर मुझे करना है तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो मुझे आप ये बताइए कि मैं CO2 को लेके कितने तरीके से जाऊंगा, क्योंकि ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी मेंशन किया था, याद आया? मैंने किया था मेंशन, अब यहां भी मैं दोबारा से मेंशन कर रहा हूं। पहला आपने बोला सर CO2, आपने बोला सर CO2 कितने तरीके से जाएगी सर? CO2 3 तरीकों से जाएगी। ये देखो ये आ गई 3 तरीके से CO2। पहली कैसे, दूसरी कैसे, तीसरी कैसे? तो एक जाएगी देखो 70%, एक जाएगी आपकी 20 से 25%, और एक जाएगी आप लोगों की 7%। ये 3 बातें आराम से समझिए मोहब्बत के साथ। देखो क्या समझाता हूं मैं आपको। पूरा लेक्चर कितने बजे से शुरू करना है? ये 1:45 से, मैं 2:45 को रुकूंगा। देखिए मतलब 1 घंटे का लेक्चर तो है, मजा आएगा आपको। आइए देखिए, इसने बोला CO2 इज कैरीड आउट बाय हीमोग्लोबिन, उसे कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन बोलेंगे। बड़े बड़े तुर्रम खा जाते हैं, इस चीज को समझ नहीं पाते ये बोला क्या है। उनको लगता है कि बस कुछ भी बोल दो, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन, कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन, सब एक ही मतलब चचेरे तैरे भाई बहन है ये सब, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक एक शब्द में पूरी की पूरी एक हिस्ट्री छुपी पड़ी है, कहानियां छुपी पड़ी हैं इसमें। तो समझो कैसे, समझो पेपर लेना पड़ जाएगा हमको नया। आइए तो पहले मुझे ये बताओ यार, CO2 को तुम्हें लेके चलना है, चलो समझ में आ गया, लेकिन CO2 को बाबूजी लेके कहां से जाओगे और कहां खो जाओगे? हैं? अरे कहां से जाओगे, कहां खो जाओगे? पिछले वाले लेक्चर में याद करो, अगर बुद्धि में आ रहा है तुम्हारे तो। पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको क्या बोला था? ऑक्सीजन लेके जानी थी तो लंग्स से टिश्यू पे लेके गए थे। अब CO2 को टिश्यू से लंग्स पे ले जाओ, क्या समस्या है कोई समस्या नहीं है ना? तो टिश्यू से लंग्स पे ले जाओ, इतनी सी तो बात थी। तो आजा फिर देख, इसका मतलब सर यहां पर क्या होना चाहिए? आप बोलोगे सर टिश्यू, लो टिश्यू बना दिए मैंने, ये देखा, आई एम बंच ऑफ सेल एंड आई एम टीचिंग सेल। इतनी बढ़िया बात है। आइए तो यहां पर आप लोगों के पास में क्या मिल गई? सेल्स। अब लंग्स कहां है जरा, लंग्स बताओ जरा। आप बोलोगे सर लंग्स यहां आ गए, ठीक है। तो इसका मतलब अब एक ब्लड वेसल है, चलो मैं ब्लू कलर से बना देता हूं, जो यहां से चलेगी ऐसे और आपके कहां जाएगी? यहां से गुजरेगी। तो ये ब्लड वेसल आ गई, देखो ये ऐसे जाएगी और यहां से गुजर जाएगी ऐसे करके। भाई यही तो खेल है भाई, एक्चुअल में तो यही है। तो आपको करना क्या है? अब आप बोलोगे सर एक काम करिए, जब इतना खर्चा हो ही गया है तो आप एक काम करिए, यहां से CO2 को यहां उतार लीजिए। अब पहले आप मुझे एक छोटी सी बात बताना, पहले मैं रेडी कर रहा हूं आप लोगों को। देखो स्कूटर गर्म कर रहा हूं मैं तुम लोगों का। मेरे पापा के पास बचपन में जब मैं छोटा था तो स्कूटर था एक LML वेस्पा करके कुछ करके, तो वो स्कूटर जब पापा चलाते थे, या मेरे ताऊजी भी हैं वो भी चलाते थे, तो वो उसको पहले ऐसे करके गिराते थे, टेढ़ा करते थे उसको, तो उसके कार्बोरेटर में 2-3 पेट्रोल की बूंदे गिर जाती होंगी, उसके बाद में फिर किकम किक घर घर उसको गर्म कर रहे होते थे। मतलब अगर रात को लाके खड़ा कर दिया तो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग स्यापा पहना ही पहना है। स्कूटर हिलता ही नहीं था, उसको गर्म करो, उसको ये करो, मतलब चला। ये चीजें हैं। ऐसे मैं आप लोगों को ना पहले स्कूटर आपका थोड़ा गर्म कर रहा हूं। देखो मैं आपको पहले वो बातें समझा पाऊंगा या नहीं समझा पाऊंगा वो बाद की बात है, लेकिन पहले अपने दिमाग में माइंडसेट तैयार करो कि तुम्हें चीजें समझ में आने के लिए भी जगह है, या आर यू एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स व्हिच इज बीइंग एक्चुअली नरेटेड बाय मी हियर। नहीं आप रेडी हैं या नहीं? तो पहले चीजों को समझो, लॉजिक समझो पहले। तो लॉजिक ये है कि सर इधर से कौन सा ब्लड आया था, पहले ये बताओ। आप बोले थे ऑक्सीजनेटेड, आया था या नहीं? तो इसका मतलब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर से आ रहा है, समझते हैं ना मेरी बात? जो ब्लड इधर से आ रहा है, आप मुझे वहां पर PCO2 का पार्शियल प्रेशर बता दो और आपका काम। तो आप बोलोगे सर इधर से जो ब्लड आ रहा है इसका मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही तो है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पार्शियल प्रेशर यहां लिखा हुआ था, PO2 का भी लिखा हुआ था और PCO2 का भी लिखा हुआ था। तो PO2 का कितना था मुझे पता है सर, 95 था, PCO2 का 45 था। सॉरी 45 नहीं होगा, PCO2 का 40 था। याद आ गया? अब मैं आपसे पूछूंगा टिश्यू पे बता दे PCO2 कितना है, PCO2 बता दे बस। तो तूने बोला
PCO2 टिश्यू पे 45 है। अब तो खुद सोच ले, यहां PCO2 जो है वो 40 है, यहां 45 है, इसका मतलब यहां CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है। आई बात समझ में? पार्शियल प्रेशर कैसा है? ज्यादा है। तो तुझे नहीं लग रहा भाई कि ऑटोमेटिकली ये CO2 कहां मूव होना शुरू हो जाएगी? यहां मूव होना शुरू हो जाएगी। बात आई समझ में या नहीं आई? पहले इतनी बात बता, पहले इतनी बात बता दे। बात आई समझ में? मैंने दोबारा क्यों लिखा यार, ये एक बार लिखा हुआ है तो ये देखो, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर CO2 जो है वो यहाँ लोड हो गई। देखो ये लिखा हुआ, ये लोड हो गई, ये आ गई CO2। अब सवाल ये है कि ये CO2 अब चल के इधर को जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, फाइनली यहां पहुंचेगी और इधर चली गई। यही तो करोगे आप लोग। अब बताऊं कैसे? देख, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो इधर की तरफ चल पड़ा, इधर की तरफ चल पड़ा, देख उधर ऑक्सीजनेटेड था, अब इधर की तरफ चल पड़ा, तो मुझे यहां पर तो PCO2 बता दे, बस बात खत्म कर। तो सर यहां 40 था, CO2 आपने चढ़ा दी, तो फिर यहां पर 45 हो गया। ये लिखा हुआ है, ये मेंशन है डायग्राम में। अब यहाँ 45 है, कोई बात नहीं, चल देख यहाँ तक 45 आएगा। अब बता लंग्स के अंदर कितना है? PCO2 पूछा मैंने, CO2 का ट्रांसपोर्ट है, तो PCO2 लंग्स में बता कितना है? तो तूने बोला सर यहाँ पे ऑलरेडी 40 है, तो खुद सोच ले, फिर यही 45 इधर कम की तरफ भागेगा और कम की तरफ भागेगा, तो फिर यहां से CO2 लंग्स में आ जाएगी, लंग्स के बाद नाक से बाहर निकल जाएगी। आया समझ में? तो पहले तुझे पार्शियल प्रेशर भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले पार्शियल प्रेशर तो देख ले भाई, सब तरफ का कहां का कितना है, हायर टू लोअर ही चल रहे हैं, कहीं हायर टू लोअर की बजाय लोअर टू हायर तो नहीं चल रही है, हायर टू लोअर ही जाना है। देख ऑक्सीजन जब मैंने पढ़ाई थी तो वहां पे मैं भी यही बातें बोला था कि ऑक्सीजन भी हायर टू लोअर भागती है। CO2 पढ़ा रहा हूं तो वो भी मैं यही कह रहा हूं कि हायर टू लोअर भागती है। दोनों तरफ की कहानियां समझ में आ गई तेरी? सुन, अब एक बात बता, इसको हम लेके कैसे जाएंगे? चल मैं यहाँ CO2 भी मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा सा ज्यादा ओके हो गया। अब बता CO2 को तू लेके कैसे जाएगा? तूने बोला सर मैं बताता हूं, आप RBC के थ्रू भी लेके जाएंगे, आप प्लाज्मा के थ्रू भी लेके जाएंगे, और आप बाइकार्बोनेट आयन के भी थ्रू लेके जाएंगे। अब तीनों चीजें समझ, ये आ गया हीमोग्लोबिन से जुड़ना, ये आ गया प्लाज्मा से जुड़ना, और ये आ गया CO3 निगेटिव से जुड़ना। तीनों हो गए? अरे हो गए या नहीं हुए? तो पहले एक काम कर भाई, पहले एक काम कर, मुझे ना ये पढ़ाने दे। सुन मेरी बात ध्यान से, पहले मैं तुझे इतनी बात समझा पाऊं, मतलब मैं इतना बड़ा डायग्राम अगले पेपर पे जूम करूंगा, तो मैं बड़े बड़े टिश्यू बनाऊंगा, बड़ी सी ब्लड वेसल बनाऊंगा, है ना, और फिर उसके अंदर बड़ी सी RBC रखूंगा, तो फिर ये CO2 जब अंदर की तरफ आएगी तो HCO3 कैसे बनेगा, हीमोग्लोबिन के साथ कैसे जुड़ेगी, और एट द सेम टाइम प्लाज्मा में कैसे घुलेगी, ये सब मैं तुझे अगले पेपर पे समझाता हूं, ध्यान से सुन ले। इसका मतलब अब मैं कुछ नहीं बनाऊंगा, सिर्फ मैंने इतना बड़ा पोर्शन जो मैंने ये जूम कर दिया, मुझे इतना बड़ा पोर्शन तुझे जूम करके देना है, तो समझ जाना, नीचे टिश्यू है, फिर ब्लड वेसल है, और इधर से डीऑक्सीजनेटेड सॉरी इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजन इधर को उतार दियो, CO2 चढ़ा लियो, और फिर ये CO2 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिक्स होके लंग्स तक पहुंचेगी। आई बात समझ में? तो पहले तुझे राशनेल समझ में आई या नहीं आई कि मैं करने क्या वाला हूं? देख ले भाई आराम से। तो अब मुझे इतना बड़ा पोर्शन जूम करना है। चल अगला पेपर उठा लेते हैं। उठा लिया, अगला पेपर उठा लिया, अब आ जा देख, अगला पेपर यहां उठ गया। अब अगला पेपर पे ध्यान से देख, पहले ये बता मुझे नीचे क्या बनाना है। पहले नीचे क्या बनाऊं? बड़े 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 टिश्यू बना दूंगा। देख ध्यान से, तो दीज आर द टिश्यू, ये आ गया ऐसे एक टिश्यू, ये आ गया ऐसे दूसरा टिश्यू, ये आ गया ऐसे तीसरा। ये ना सेल्स हैं, सारी सेल्स आपस में मिलकर क्या बना देंगी यहाँ पर? टिश्यू। एंड दीज आर द न्यूक्लियस। ये मत ही बनाओ यार न्यूक्लियस, इतना भी कौन सा जाएगा। तो दीज आर द न्यूक्लियस, या ये सेल्स हैं। अब बता इनके पास से क्या गुजरी? तो तूने क्या बोला? सर ब्लड वेसल। लेकिन गलती मत करना, ब्लड वेसल बच्चे रेड कलर की ही होती है, ब्लू कलर हम इसलिए दिखाते हैं ताकि आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का डिफरेंशिएट करके बता दें कि वो डीऑक्सीजनेटेड, हालांकि ब्लड वेसल ब्लू नहीं होती है, अंदर ब्लड जो है वो रेड ही होता है। अब आई बात समझ में? मैं सॉरी ब्लड वेसल की बात नहीं कर रहा हूं, ब्लड की बात कर रहा हूं, वो रेड ही होता है। अब आजा ब्लड वेसल बनाते हैं। देख इतनी बड़ी ब्लड वेसल बनाऊंगा मैं, ध्यान से देख, इतनी बड़ी ब्लड वेसल, थोड़ी और बड़ी कर ले, यहां से बना ले। देख इतनी बड़ी ब्लड वेसल बनाऊंगा, और इस ब्लड वेसल को इसके बिल्कुल करीब से लेके जाऊंगा, और इस वाले पॉइंट को भी यहां से लेके जाऊंगा यहां तक, और यहां तक लाके इसको यहां तक लगाऊंगा। ये तेरी ब्लड वेसल हो गई। देख कितनी बड़ी ब्लड वेसल है, ताकि मैं सारी चीजें यहां पर लिख पाऊंगा। समझ गया? अब सुन, अब इस ब्लड वेसल पे तुझे ये भी पता होना चाहिए। देख एक चैप्टर को जब पढ़ते हैं ना, तो उससे रिलेटेड अगला डेटा भी अगर तुम्हें समझ में आ जाए तो उसका मतलब तुम फिर अच्छी चीजें कर रहे हो। मैंने ये क्या बनाया है, किसी भी बच्चे को आइडिया है कि मैं ये क्या बनाया हूं? अगर
तुमने बोल दिया सर ये ब्लड वेसल के अंदर का एपिथेलियम है जिसे स्क्वैमस एपिथेलियम कहते हैं और स्पेशलाइज्ड है, इसका नाम हम रखते हैं एंडोथेलियम। तो मुझे खुशी होगी अगर आपने ये जान लिया है। तो आओ इधर, इधर की साइड में भी आप लोगों को क्या मिलेगा सर, मुझे यहां पर भी मिलेगा सेम एंडोथेलियम। देखो ध्यान से, दिस इज द सेम एंडोथेलियम, ये आ गया, एंड दीज आर द न्यूक्लियस ऑफ दिस स्क्वैमस एपिथेलियम। क्लियर है? जरूरत नहीं थी लेकिन कोई बात नहीं। आरबीसी के अंदर बहुत ध्यान से देखना, ये आपकी आरबीसी है, लेकिन सवाल ये है कि मैं आरबीसी को पूरा बनाऊंगा तो प्रॉब्लम होगी, इसीलिए आप लोग थोड़ा छोटा करके बना लेंगे। मतलब आधी आरबीसी बना लूं तो चलेगा नहीं चलेगा? पहले ये बताओ, ये इतनी आरबीसी बना लूं ताकि मैं इधर उधर भी कोई चीजें आपको बता पाऊंगा। तो आप आरबीसी को आधा बना लीजिए, मतलब आप ये समझिए कि कट हुई आरबीसी है, समझाने के लिए मैंने आधी बना ली है। बड़ा मुझे बनाना था लेकिन डायग्राम बहुत बड़ा ना हो जाए। अब सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से, समझाओ मुझे आरबीसी के अंदर क्या चीज प्रेजेंट है। तो सुनो, देखो ये आ गया हीमोग्लोबिन, ये दूसरी चेन, ये तीसरी चेन और ये चौथी चेन, आ गई 4 चेन। और ध्यान से समझना, हर चेन प्रोटीन की बनी हुई है। देखो कितना कमाल का डेटा है, हर चेन प्रोटीन की बनी हुई है। और अगर हर चेन प्रोटीन की बनी हुई है तो फिर उसमें एक एन एंड होगा और एक सी एंड होगा, जिसे हम एन टर्मिनल और सी टर्मिनल कहते हैं। याद आ रहा? प्रोटीन की सीधी चेन होती है, एक तरफ अमीन ग्रुप फ्री है, एक तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री है, और ये चेन ऐसे तुड़मुड़ के ऐसे करके गोल हो गए, टर्शियरी स्ट्रक्चर बना गई, और वही टर्शियरी स्ट्रक्चर ये रहा। तो समवेयर इसमें NH2 जरूर होगा, चारों चेन में NH2 जरूर होगा, और NH2 को हम अमीन ग्रुप कहते हैं। आई होप इट्स फाइन, ये बात आपको समझ में आ गई। अब बहुत ध्यान से सुनो मेरी बात। अब मैं ये कह रहा हूं, चलो O2 को CO2 को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यहां से O2 कहां चली गई, पहले ये बताओ। अरे भाई O2 भी तो आइए लोड होके, तो आप कहोगे सर O2 को पहले ही आप लोग यहां भेज दो, ये आ गई O2, तो O2 ट्रांसपोर्ट हो गई होगी। O2 तो ट्रांसपोर्ट करा दो आप, पहले ही बात। अब सेम टाइम पे बताओ CO2 को मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं आपको समझाने के लिए, तो ध्यान से देखिएगा। अब यहां से CO2 जो थी पहले कहां आई, यहां, मतलब प्लाज्मा में आ गई पहले। यहां से देख ले, देखो ये CO2 यहां आ गई, ये लिखा मैंने CO2, ये देखो ये CO2 आ गई, पहले कहां आई, ये प्लाज्मा में आ गई। आई बात समझ में? तो CO2 यहां आ चुकी है। अब क्या होगा, CO2 कितने तरीकों से जाएगी ये भी तुम्हें पता था। तो CO2 जाएगी सर टोटल 3 तरीकों से। पहला तरीका बताइए, पहला तरीका हो गया सर HCO3 आयन से ले जाइए। अगला बताइए सर 20 से 25% हीमोग्लोबिन से। तीसरा बताइए सर 7%। तो चलो पहले छोटे छोटे का निपटारा करते हैं। सुनो, तो यहां पर क्या होगा, ये CO2 है, ये इधर चल पड़ी एक अच्छा खासा पार्ट। बताओ कितना पार्ट? आप बोलोगे सर 7% का पार्ट। अब ये 7% का पार्ट कैसे जाने वाला है, तो आप बोलोगे सर डिसॉल्व स्टेट इन प्लाज्मा। तो आपका ये क्या रहा भाई, आरबीसी से बाहर वाली चीज क्या होती है, प्लाज्मा। और प्लाज्मा के अंदर बहुत सारी आपको क्या मिलती है, प्रोटीन। देखो ये बहुत सारी क्या है प्लाज्मा के अंदर, प्रोटीन है। आपने नाम सुने होंगे, कई सारी प्रोटीन्स आपके प्लाज्मा के अंदर मिलती हैं। दरअसल ये CO2 जो है इन्हीं प्रोटीन्स के साथ में बाइंड हो जाती है। तो कलर मैंने इधर भी यार नीला ही रख दिया यार, ये तो बड़ी गलत बात है, नीला नहीं रख सकते। प्रोटीन का कलर कुछ और रख लेते हैं। लाओ कैसा रखें, ग्रीन रख ले या पिंक रखते हैं आज। लाओ पहली बार ये देखिए, ये पिंक कलर की प्रोटीन्स आनी शुरू हो गई हैं, है ना। पिंकी पिंकी प्रोटीन। पिंकी मैम को कोई याद नहीं करेगा, यहाँ कमेंट में बता रहा हूं मैं तुम्हें, ना मारूंगा पकड़ के तुमको। तो ये अगर आइए इधर, अभी देखो ये CO2 जो 7% थी, इसके साथ लग गई, इसके साथ लग गई, इसके साथ लग गई, इसके साथ लग गई, ऐसे करके इस चीज को आपने क्या बोल दिया, आपने बोला सर इसे ही हम कहते हैं डिसॉल्व्ड। डिसॉल्व, ये डिसॉल्व हो गई। अब बताओ किस में हुई डिसॉल्व, आपने बोला सर प्लाज्मा में डिसॉल्व हो गई। पहली बात डर, इसे खत्म कर दो आप। 7% का निपटारा हो चुका है, खत्म करिए खेल। अब आप पूछोगे सर अब 23% भी निपटा लेते हैं, है ना, फिर बाद में 70 का सोचेंगे। तो देखो अब यहां से ये ऐसे करके आई, और ये कितना परसेंट, आप बोलोगे सर 23%। अब ध्यान से देखना, ये 23% कहां लग गई, यहां जाकर के लग गई। किसके साथ लग गई, विद, ध्यान से समझो, विद NH2। और NH2 का क्या मतलब होता है, जल्दी बताइए, अमीन ग्रुप। और किसका अमीन ग्रुप है, ये हीमोग्लोबिन का। समझ आया? अब देखो ध्यान से, मुझे आपको एक चीज समझानी है। मैं इसको मिटा लूं यहां पर इतना, ताकि मैं यहां कुछ लिख पाऊंगा। तो क्योंकि मैंने ये, अरे ये क्या है, रबर कहां गई हमारी। तो ध्यान से देखो, ये मैं इसको क्यों मिटाया, ताकि मैं यहां कुछ लिख पाऊंगा, ताकि मैं साथ साथ में आपको समझा पाऊं। तो मुझे बताइए 7% आप कैसे लेकर के गए, तो आपने बोला सर डिसॉल्व। देखो आपको भी लिखना है ये माय डियर, डिसॉल्व्ड स्टेट, डिसॉल्व्ड स्टेट इन कहां पर बच्चे, तो आपने बोला सर प्लाज्मा में। अगला बताइए सर 20 से 25% ये कैसे जाएगी, तो आपने बोला सर अमीन ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन। बहुत ध्यान से समझो, अमीन
अमीन ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन। तो कौन जुड़ा उससे? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलूंगा? कार्ब। अमीन ग्रुप को क्या बोलूंगा? अमीनो। किसका है? हीमोग्लोबिन का। क्या बना? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। दोबारा समझ ले और तारीफ मत कर मेरी, मुझे तारीफ सुनने की आदत नहीं, मुझे पता है तूने बोला होगा वाओ ये भी था क्या। ध्यान से देख, यहां क्या गया है? कार्ब, और अगला वर्ड क्या है? अमीनो, और अगला वर्ड क्या है? एचबी। समझ, कार्बन डाइऑक्साइड अमीन ग्रुप से लग गई और एचबी के अमीन ग्रुप से लग गई है। तो समझ आई बात मेरी? क्या समझा? देख, हीमोग्लोबिन कहां लगता, सॉरी ऑक्सीजन कहां बैठती है हीमोग्लोबिन पे, जल्दी बता। तो तू बोलेगा सर ऑक्सीजन बैठती है आयरन के साथ, हीम के साथ, लेकिन CO2 आयरन के साथ नहीं बैठ रही है। CO2 उसके अमीन ग्रुप से बैठ रही है, और अमीन ग्रुप से बैठ रही है तभी मैंने यहां क्या बोल दिया तेरे लिए? कार्ब अमीनो HB। अब आई समझ में या नहीं आई? कार्ब अमीनो HB। अब तू एक चीज और सुन ले, यहां पर चलते चलते ले ले एक चीज और। पिछले एग्जांपल में मैं भट्टी वाला एग्जांपल तेरे को बता रहा था, याद आ रहा है? वहां पर मैंने बोला था कि अगर हीमोग्लोबिन के साथ कौन बैठ जाए? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो वो चीज बनती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि हीमोग्लोबिन के साथ एक स्टेबल कंटेंट बनाता है। दम घुट जाएगा, मर जाओगे, बता रहा हूं मैं आपको। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत जल्दी जल्दी आपके कहां घुसती चली गई? लंग्स में, और कमरा बंद है, भट्टी सुलग रही है, आप समझ लीजिए कि आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। 1-2 घंटे में या 15-20 मिनट के अंदर आपकी आंखें से डूबने लगेंगी, एंड यू विल फॉलन ऑफ। आप गिरेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो पूरी रात में निपट जाओगे, मैं बता रहा हूं आपको। इसीलिए सर्दियों में अगर हाथ माथ सेकने के लिए भट्टी जलाओ तो देख लेना कि वेंटिलेशन प्रॉपर है या नहीं है, या दरवाजा प्रॉपर खुला हुआ है या नहीं है। पता चला कि दरवाजा भी बंद कर दिया, वेंटिलेशन भी नहीं है, और भट्टी सुलग रही है कोयले वाली, और कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी। स्टेबल प्रोडक्ट है, बहुत जल्दी हीमोग्लोबिन से हटेगा नहीं, मार डालेगा। इसीलिए गलती ना करें। तो डिफरेंस बिटवीन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, तीनों समझ लो। डिफरेंस बिटवीन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, समझ गए? तीनों में डिफरेंस कर लो। अब इतनी बात समझ में आ गई। सर अब बचता है 70% वाला मसला। आओ जरा 70% को यहां लेके आते हैं। देखो ये आ गई, और यहां से मैंने एंट्री करा दी 70%। अब बताओ 70% क्या है? आप बोलोगे सर CO2 है। ले भाई, मेन मुद्दा अब शुरू हुआ। अब 70% समझ, 70% समझ। मैंने देख कितनी बातें बता दी। मैं 23% समझा पाया, मैं तुझे ये देख 7% भी समझा पाया। अब मैं तुझे कौन सा समझा रहा हूं? देख 70% और समझा रहा हूं। CO2 को 3 ही तरीकों से लेके जाना है। अब मेरी बात सुन, तेरे आरबीसी के अंदर, तेरी आरबीसी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, उसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो सुन मेरी बात, मैं नाम लिखूंगा उसका, देख नाम लिखूंगा, एंजाइम बता कौन सा एंजाइम है? तूने बोला सर एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। इसका फंक्शन क्या है मैं अभी बताऊंगा तुझे, टेंशन मत ले। अब देख ध्यान से, अब हुआ ये कि ये जो CO2 है ना, ये CO2 किसके साथ जुड़ गई? H2O के साथ जुड़ गई, और H2O के साथ जुड़ी तो बता क्या चीज बनेगी? तो तू बोलेगा सर एक रिवर्सिबल का निशान डालिए और यहां बनाइए H2CO3। अब बताइए ये चीज क्या बनी? बताइए क्या है? ये कार्बोनिक एसिड है। तो देख ध्यान से, इसे मैं क्या बोलूंगा? दैट विल बी अ कार्बोनिक एसिड। लेकिन मुझे ये लिखना नहीं है क्योंकि यहां पे बहुत सारा डेटा आएगा, कोई बात नहीं, इसमें मत लिखिए। तो दैट विल बी अ कार्बोनिक एसिड। लेकिन एक बात मेरी बात ध्यान से सुनना, इसको कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट किसने किया? द आंसर विल बी सर इस एंजाइम ने किया है। कुछ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इसने इस एंजाइम ने किया है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज यहां आके लगा और इसने HCO2 को और H2O को दोनों को पकड़ा और H2CO3 बना दिया। दैट विल बी अ कार्बोनिक एसिड। समझ आ गई? अब देख क्या होगा, अब होगा ये कि सेम एंजाइम अब एक बार और रिएक्शन को चालू कर रहा है। सेम एंजाइम सेम प्रोडक्ट पे एक बार और काम करेगा, और अब इसको डिसएसोसिएट करेगा किस किस में? सर H पॉजिटिव में प्लस HCO3 निगेटिव में। अब आई बात समझ में? अब बताइए ये काम किसने किया? तो तू बोलेगा सर सेम एंजाइम। ये देख मैंने फिर से लगा दिया। कुछ समझ आई बात आपको या नहीं आई? यार कितना सुंदर डायग्राम बना पा रहा हूं मैं, मुझे कई बार अपने आप पे भरोसा नहीं होता, इतनी सुंदरता से मैं लिख सकता हूं। देख पा रहे मैंने कभी नहीं लिखा है, लेकिन तरीके से और स्लो आपको पढ़ाने में जो मजा आता है ना, मतलब गजब। मैं अब बड़े अच्छे डायग्राम बना पाता हूं, पहले भी बना पाता था, मारकर ऐसे दौड़ता था कि समझे ही नहीं आता था, मुझे नहीं लिखा समझे आता था। और अब कभी मैं अपने बनाए हुए डायग्राम देखता हूं तो मुझे लगता है हाँ यार, अरे शाबाश लंडा बढ़िया काम कर रहा है। एनीवे चलो आ जाओ। अब ध्यान से देखो ये क्या चीज है, ये बताओ ये क्या चीज है? तो आप बोलोगे सर यही तो है जिसकी तलाश थी।
अरे जिसकी तलाश थी, क्या है ये है बाइकार्बोनेट आयन। और बाइकार्बोनेट आयन आ चुका है। इसके अंदर कितनी CO2 छुपी पड़ी है? आप कहोगे सर 70% छुपी पड़ी है। पर एक चीज समझिए, इस कार्बोनिक एनहाइड्रेस ने जब रिएक्शन की तो मैंने ये रिवर्सिबल का निशान क्यों डाला? देखो रुकना है तुम्हें, यहां पर जल्दबाजी मत करना। रिवर्सिबल का निशान इसलिए डाला है सर आपने क्योंकि ये एंजाइम इस प्रोडक्ट को जब इधर को बना सकता है तो सेम प्रोडक्ट को इधर ला करके तोड़ भी सकता है, तभी तो मैंने रिवर्सिबल का निशान डाला। अब ये प्रोसेस चल कहां रही है? आप बोलोगे लो सर ये लिख ही देते हैं, ये प्रोसेस कहां चल रही है? आपने बोला सर टिश्यू पे चल रही है। तो मुझे एक बात बताओ, जो प्रोसेस इधर को चली है तो ये पलट के किधर को चलनी चाहिए? पलट के जब चलेगी तो लोकेशन क्या होनी चाहिए? तो आप बोलोगे सर लंग्स होना चाहिए। लेकिन कार्बोनिक एनहाइड्रेस तो बड़ा बदमाश एंजाइम है, बड़ा बदमाश एंजाइम है, वो सुनता ही नहीं है। वो कहेगा कि अगर तुमने मेरे को सबस्ट्रेट प्रोवाइड करा दिया तो मैं उसको इधर भी चला दूंगा और सेम टाइम पे मैं उसको इधर भी चला दूंगा। तो ये तो फिर वही बात हुई कि आप आराम से रूम के अंदर गए, आपने कपड़े चेंज किए, चेंज करने के बाद आप जो बढ़िया कपड़ों में आ गए और अंदर ही आपने क्या किया, फिर वही बढ़िया कपड़े उतार के फिर आपने शॉर्ट्स पहन के फिर बाहर निकल के आ गए। तो भैया पहने क्यों थे? तो आपने बोला सर मन हो रहा था। तो मन कार्बोनिक एनहाइड्रेस का भी होता है, ये भी यही बोलता है मेरे को सबस्ट्रेट दे दो, मैंने ये इधर को भी चला देना है, मैंने ये इधर को भी चला देना। अब समस्या आ गई यहाँ पर, अब दिक्कत आ गई। अरे इससे कैसे छुटकारा पाए? आप कहोगे सर कार्बोनिक एनहाइड्रेस तो निकाल के फेंक दो ना, ये आप कर नहीं सकते, ये तो बड़ी दिक्कत है। तो एक काम करो, इसका एक सबस्ट्रेट गायब कर दो यहां से। जब सबस्ट्रेट ही नहीं होगा तो फिर ये उल्टी रिएक्शन चलाएगा ही नहीं। तो आप बोलोगे सर क्या गायब कराने की बात चल रही है? देख मैं ये कह रहा हूं, एक काम कर, चुपचाप से इस HCO3 निगेटिव को बाहर भेज दे। यहां पर कुछ चैनल लगे होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ये HCO3 निगेटिव आयन बाहर भग जाएगा। सुन मेरी बात, अब तू कहेगा सर बना भी दीजिए उसे। देख ये HCO3 निगेटिव बाहर आ गया, कुछ समझ आई बात या नहीं आई? अब ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस प्रोसेस को उल्टा नहीं चला पाएगा। क्यों नहीं चला पाएगा? क्योंकि सर आपने इसको बाहर भेज दिया है, अकेला बचा H पॉजिटिव, और अकेले H पॉजिटिव को भी किसके साथ जोड़ेगा जो रिएक्शन उल्टी चले? तो चल ही नहीं सकती। बहुत सीधी सी बात है। अब आराम से सुन, तुझे क्या लगता है 70% CO2 में मात्र एक मॉलिक्यूल है CO2 का? हाँ, ऐसा लगता है ना? करोड़ों अरबों के हिसाब से मॉलिक्यूल है, समझ गए? अब खुद सोच, ये H पॉजिटिव और HCO3 निगेटिव कितने बन रहे होंगे? मात्र एक बने? नहीं, करोड़ों अरबों के हिसाब से बने। तो फिर तूने बाहर कितने भेजे? करोड़ों अरबों के हिसाब से भेजे। अब तू खुद सोच, अंदर आने वाली चीज अगर निगेटिव चार्ज तेजी से बाहर भागता रहेगा तो सेल के अंदर, आरबीसी के अंदर इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी बैलेंस होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगी, बड़ी दिक्कत है। तो आरबीसी कहती है दादा अगर तुमने एक निगेटिव चार्ज बाहर भेजा है तो बदले में कोई निगेटिव चार्ज अंदर भेज दो ताकि वो थोड़ा बैलेंस रहे। समझ की कोशिश करिए। तो आप HCO3 निगेटिव को अगर बाहर भेजे हो तो बदले में मेरे को अंदर कुछ ना कुछ दे दो। अब नमक तो खाते हो ना तुम लोग, NaCl। तो देखिए ये रहा आपका नमक NaCl, और NaCl डिसएसोसिएट होगा किस किस में? Na पॉजिटिव में और क्लोराइड निगेटिव में। मुझे लगता है तुम्हें वो चीज मिल गई जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। आप कहोगे सर ये लीजिए और ये क्लोराइड को अंदर ले आइए। इसका मतलब क्या हुआ? ये क्लोराइड अंदर क्यों आया? आपने बोला सर क्योंकि मैंने HCO3 निगेटिव को बाहर भेजा था तो बदले में मेंटेन करने के लिए एक निगेटिव मुझे अंदर चाहिए, इसीलिए मैं क्लोराइड को अंदर ले आया। इसीलिए हम इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? द आंसर विल बी दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोराइड शिफ्ट। ये देखिए अब क्लोराइड शिफ्ट हो गया। अब देखो प्रोसेस को ढंग से समझ लो। क्लोराइड शिफ्ट को हम हैमबर्गर फिनोमिनन भी कहेंगे अभी हम लोग। तो पहले ये मुझे बताइए ये हमने किया क्यों? तो आप बोलोगे सर मुद्दा ये था क्योंकि ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस दोनों तरफ को रिएक्शन चला सकता है, तो इसने एक तरफ को रिएक्शन चलाई तो HCO3 और H पॉजिटिव को अगर ये दोबारा देखेगा तो जोड़ के फिर पलट देगा। इसीलिए मुझे यहां पर ये प्रोसेस नहीं चाहिए, लंग्स पे चाहिए। तो यहां पर नहीं चाहिए टिश्यू पे, तो चुपचाप से क्या करो HCO3 निगेटिव को बाहर भेज दो, लेकिन इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए NaCl में से Cl को अंदर ले आओ ताकि बैलेंस हो जाए, और ये चीज आपकी बन गई क्लोराइड शिफ्ट। मुझे लगता है इससे आगे मैं आपको ना भी पढ़ाऊं तो चलेगा, लेकिन आप समझ लीजिए ये और ये H पॉजिटिव दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? HCl। समझिए एसिडिक कंडीशन बनना शुरू हो जाएगी, और कंडीशन जब एसिडिक होती है तो pH घटता है माय डियर। ध्यान से समझिए pH घटता क्यों है? सॉरी एसिडिक होती है तो pH 3, 2, 1 की तरफ जाता है ना, तो pH घटता है और H पॉजिटिव आयन बढ़ते हैं। खुद ही सोच लो H पॉजिटिव आयन ये हैं, जब ये बढ़ रहे हैं तो फिर ये एसिडिक कंडीशन को बढ़ाएंगे। आ रही है बात समझ में? मैं आपको एक छोटी सी चीज यहां पर और मेंशन कर दूं कि दरअसल
सर हीमोग्लोबिन के पास भी थोड़ी काबिलियत है कि वो H पॉजिटिव आयन को एक्चुअली अपने ऊपर बैठा लेता है, लेकिन आपको इस लेवल पे वो चीजें नहीं पढ़नी है तो छोड़ देंगे। अब बताओ मुझे यहां तक खेल क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी समझाओ भाई, यहां तक खेल क्लियर हुआ? अब मुझे एक छोटी सी चीज बताओ सर, ये एक्चुअली क्या है, ये आप टिश्यू बता रहे हैं और टिश्यू पे क्या चल रहा होता है, समझाओ मुझे। सर टिश्यू पे आप बोलोगे सर टिश्यू फंक्शन कर रहा होगा, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, सर टिश्यू फंक्शन कर रहा होगा। और अगर टिश्यू फंक्शन कर रहा होगा तो क्या मतलब हुआ इस बात का, सर टिश्यू फंक्शन कर रहा होगा मतलब टिश्यू कोई ना कोई काम कर रहा होगा। अगर कोई ना कोई काम कर रहा होगा तो हीट जनरेट हो रही होगी, एनर्जी चाहिए ना, तो कैटाबॉलिज्म चल रहा है तो हीट जनरेट। तो बताओ टिश्यू लेवल पे क्या क्या चीजें बढ़ेंगी, तो आपने बोला सर टिश्यू लेवल पर नंबर 1 पहला बढ़ेगा टेम्परेचर, देखो तीर का निशान ऊपर। दूसरा बता क्या बढ़ेगा, तो तुम बोलोगे सर टिश्यू लेवल पे आओगे तो PCO2 भी क्या होता है, बढ़ता है, बहुत ध्यान से देख। तीसरा सर क्योंकि ये टूट रहे हैं तो H पॉजिटिव बढ़ते हैं, इसीलिए मैंने H पॉजिटिव भी क्या लिख दिया, सर बढ़ता है। लेकिन एट द सेम टाइम सेम टाइम पे समझ भाई, बहुत काम की चीज है, PO2 घटेगा, खुद ध्यान से देख ले, PO2 घटेगा। भाई टिश्यू लेवल पे आया है ना, तो जब तू टिश्यू लेवल पे आया है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन तो नीचे कम होना चाहिए, यहां बढ़ा हुआ होता है, यहां कम होना चाहिए। तो टिश्यू लेवल पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होना चाहिए, लेकिन टिश्यू लेवल पर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ा हुआ होना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ा हुआ होना चाहिए, क्योंकि टिश्यू आर वर्किंग। और साथ में देख H पॉजिटिव भी बढ़े हुए होने चाहिए, क्यों, क्योंकि टिश्यू लेवल पे ये H पॉजिटिव बन रहे हैं तो बढ़े हुए ही होने चाहिए। अब समझ, एसिडिक होगा, इसका मतलब pH भी कम होना चाहिए, एट द सेम टाइम pH भी यहां पर कम होना चाहिए। तो मैं यहीं से लिख दूंगा कि सेम टाइम पर जो pH है वो भी क्या हो जाएगा, कम। अब pH कम क्यों हुआ, क्योंकि H पॉजिटिव आयंस आर गेटिंग इंक्रीज्ड। यहां पर मेरे एक बहुत अजीज दोस्त आ चुके हैं आजा यार प्रांजल, बच्चों को दिखाता हूं, अरे आजा आजा, अरे लाइव चल रहा है तो देखो भाई, मेरा एक दोस्त है, ये हेलो हेलो क्या हाल चाल। माइक तो मेरा लगा हुआ है, अरे ठीक है सुन लेंगे, कोई बात नहीं। ये हमारे, अरे रुको यार, ये हमारे फिजिक्स के एडुकेटर हैं, बहुत जल्दी हम इनकी इसी चैनल पर फिजिक्स की कुछ क्लासेस लगवाएंगे जिसमें आपको ये बेसिक मैथमेटिक्स है, जो भी चीज पढ़ाना चाहें बेटर वो चीजें ये प्रांजल सर आपको पढ़ाएंगे, तो मैंने यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया है इनको, ठीक है, थैंक यू सर। ओके बढ़िया, आते रहा करो यार प्रांजल सर। हाँ चलिए, तो यहाँ तक पहुंच गए, अब समझो जरा जल्दी, आप ये बोलोगे सर यहां से लेके यहां तक चीजें बढ़ रही हैं और ये 2 चीजें घट रही हैं, बस समझ गए मेरी बात। मैंने लगभग पूरी की पूरी अलिफ लैला लिख डाली है इसी पेपर पे, ध्यान से देख लो, सब कर दिया मैंने, सब। कोई डायग्राम तो देखो भाई, मुझे प्यार हो जा रहा है इस स्लाइड से कि यार मैं इतना अच्छा कैसे कर पाता हूं। ध्यान से देखिए क्या क्या तरीके मैंने आपको समझा दिए कि ये सब चीजें आपके सामने आ चुकी हैं। आई होप मैंने सारा निपटारा कर दिया है। अब एक बात बताओ, वीडियो को उल्टा करके देखो व्हाट डू यू मीन बाय दिस। अब आप बोलोगे सर इसका मतलब आप लंग्स पे ले जा रहे हैं, तो मैं देखो करके दिखा, इसको नहीं छेड़ूंगा मैं इसको नहीं छेड़ रहा, मैं ये बोल रहा हूं यहां पर आपका लंग्स है और इस लंग्स में अब ये ब्लड वेसल मान लो कहां पहुंच गई, ये ब्लड वेसल मान लो ये आ गई, देखो ध्यान से देखना, दिस इज अगेन द ब्लड वेसल। अब की बार आप कहां पहुंच गए सर, आप लंग्स पर पहुंच गए हैं, अब लंग्स यहां आ गया, समझ गए। तो अब मुझे बताइए कहानी क्या थी, तो आप बोलोगे सर ये रही आरबीसी। अब होगा ये कि जब आप यहां पर पहुंचेंगे तो फिर ऑक्सीजन बड़ी जल्दी कहां आ रही होगी, यहां आ रही होगी अंदर, और ऑक्सीजन जब अंदर आएगी तो वो किसको मांगेगी, हीमोग्लोबिन को। वो देखो वो बोलेगी हीमोग्लोबिन, अब हीमोग्लोबिन परेशान, वो किसे पकड़ के बैठा हुआ है, CO2 को, यहां दिक्कत हो गई, तो वो CO2 को जल्दी जल्दी छोड़ना शुरू करेगा, अरे भाई तुम हटो क्योंकि ऑक्सीजन बैठेगी, समझो मेरी बात। अच्छा एक चीज मैं आपको और समझा रहा हूं, इसका मतलब यहां से जब CO2 छूटती है तो CO2 यहां भागनी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा, होगा ये कि ये जो HCO3 निगेटिव आयन बाहर था ये अंदर भागना शुरू करेगा, और जब ये अंदर भागना शुरू करेगा अंदर, तो फिर अंदर का क्लोराइड बाहर भागना शुरू करेगा, समझ गए। अब देखो ये अंदर आ गया HCO3 निगेटिव प्लस H पॉजिटिव नहीं है क्योंकि ये टूट के आए हैं, फिर ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, H2CO3 में, और फाइनली किसमें टूटेगा, H2O प्लस CO2, और यही CO2 निकल के यहां आ जाएगी। मेरी बात समझ आई आपको या नहीं आई, पहले ये समझा दो मुझे। इसका मतलब क्या हुआ कि सर जो चीज आपने पिछली स्लाइड पे पढ़ाई थी उसको आपने उलट दिया, किस लेवल पे, लंग लेवल पे। लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश करना, देखो पूरी कर पाओगे तुम लोग। मुझे एक बात बताओ, जब तुम लंग लेवल पे हो तो जरा बताना टेम्परेचर का हाल क्या है, बताओ टेम्परेचर का हाल क्या है। तो आप बोलोगे सर टेम्परेचर तो डाउन हो रहा होगा, नहीं, क्योंकि टिश्यू काम कर रहे थे, लंग काम थोड़ी कर रहा है, लंग पे
ऐसे ये थोड़ी ना चल रहा है, तो लंग पे काम नहीं चल रहा है। इसका मतलब टेम्परेचर यहाँ क्या हो जाना चाहिए, लंग लेवल पर डाउन। सेम टाइम पे बताओ पीएच भी, पीएच नहीं H पॉजिटिव आयन, जल्दी बोलो H पॉजिटिव आयन भी क्या हो जाने चाहिए, डाउन। पूछो क्यों डाउन, तो आप बोलोगे क्योंकि सर H पॉजिटिव आयन जल्दी जल्दी HCO3 के साथ मिल रहे हैं, तो ये जुड़ रहे हैं, तभी तो ऑक्सीजन के बैठने की जगह मिलेगी ताकि ये भागे। इसी का मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन को बैठने के लिए H पॉजिटिव आयन क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। कम क्यों होने चाहिए, क्योंकि जो H पॉजिटिव बढ़ गए थे वो आप कम करिए, इसलिए मैंने यहां कम लिखा। अगला बताइए, यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 भी क्या होना चाहिए, कम। भाई लंग लेवल पे पहुंच गए हो तो लंग पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या होना चाहिए, कम, और ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या होना चाहिए, CO2 क्या होना चाहिए, ज्यादा। इसीलिए CO2 भागेगी। अब बताओ, जब पॉजिटिव आयन कम हो रहे हैं, खुद सोचो H पॉजिटिव आयन अगर कम हो रहे हैं तो पीएच बढ़ेगा, पीएच बढ़ेगा। इसका मतलब मुझे अब यहाँ क्या लिखना है कि सर आप पीएच को बढ़ाएंगे और एट द सेम टाइम समझिए PO2 भी यहाँ क्या होगा, बढ़ेगा। तो तुमको नहीं लगा कि कहानी बिल्कुल उलट गई, जो चीजें यहाँ पर कम हो गई और बढ़ गई, पिछली वाली स्लाइड पे उल्टा था। ये देखिए, जो चीजें यहाँ बढ़ रही थी और यहाँ कम हो रही थी, एग्जैक्ट क्या आ गया है, उल्टा। इसका मतलब उस जगह पर अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन फेवर हो रहा होगा। ध्यान से देखो, मैंने अभी आपको पिछले लेक्चर में क्या पढ़ाया था, यहां पर अब क्या बनना चाहिए, आपने बोला सर HbO2 ऑक्सी HB वही बनना चाहिए था। और देखो मैंने क्या बोला था, हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन के साथ जुड़ने के लिए कुछ फेवरेबल फैक्टर हैं। बताओ क्या क्या, आपने बोला सर टेम्परेचर कम हो, H पॉजिटिव कम हो, PCO2 कम हो, pH ज्यादा हो और PO2 ज्यादा हो, तो ये चीजें ज्यादा होनी चाहिए, ये चीजें कम होनी चाहिए। यही वो फैक्टर थे, यही वो फैक्टर थे जो मैंने आपको बोले थे कि जरा ध्यान से समझ लेना। आई होप इट्स फाइन। बहुत ध्यान से, बहुत तरीके से सारी बातों को तरीके से आप समझ लीजिए। क्लियर हुई बात या नहीं हुई, पहले मुझे आप ये समझाओ, यहां तक चीजें क्लियर हैं या नहीं, क्लियर हो गई, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया। अब आगे चलें, अभी सही चल रहा है, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब ध्यान से समझाओ, इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई हैं, तो ये चीजें अब समझ में आ गई। अब चलता हूं मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ लेकर के, ध्यान से समझते रहना मेरी बात। अब देखो, मैं आपको लेके जा रहा हूं इस जगह पर, कहां पर, देखो यहां। मैं आपको ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं, कहां गया, कहां गया, कहां गया, कहां गया, मिल जाओ यार, ये रहा, ये रहा, अच्छा भाई ये देखो, ये कह रहा है एक सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2 इज प्लॉटेड अगेंस्ट द PO2। ये मैं आपको पिछली क्लास में एक कर्व पढ़ाया था, कैसा था, सिग्मोइड, हाइपरबोला नहीं था, सिग्मोइड। अब पूरी बात को समझने की कोशिश करो। सो दिस कर्व इज कॉल्ड द ऑक्सीजन डिसएसोसिएशन कर्व एंड हाईली यूजफुल टू स्टडीइंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर लाइक PCO2 H पॉजिटिव कंसंट्रेशन और ऑन बाइंडिंग ऑफ O2 विद हीमोग्लोबिन इन द एल्वियोलाई, जहां पर हाई PO2 रहेगा। इसने वो फैक्टर बताने की कोशिश की है जो कहां पर ज्यादा होते हैं, कहां पर कम होते हैं, कौन किसके बनने के लिए फेवरेबल है, कौन किसके टूटने के लिए फेवरेबल है। ये बातें आपको समझ में आ गई। अब चलिए, अब मैं आपको फिर एक लाइन बड़े कमाल की सिखा रहा हूं, यहां पर समझते रहना, समझते रहना। एक्चुअली मुझे ना उस ग्राफ पे आना पड़ेगा आपको, अब मुझे आपके ग्राफ पे आना पड़ेगा। देखो इधर ध्यान से देखना, कहां है ग्राफ, दिख भी तो जाए पहले, ये रहा। इस ग्राफ को आपने पिछली क्लास में स्टडी किया था। देखो ये ग्राफ बड़ा कमाल का है। अब मैं आपको लेफ्ट और राइट कर्व पढ़ाने वाला हूं, बहुत ध्यान से देखिए, लेफ्ट और राइट कर्व। बहुत सारे बच्चों को तो ये समझे ही नहीं आता है कि ये कर्व लेफ्ट में गया क्यों, ये कर्व राइट में गया क्यों, बोहर इफेक्ट क्या है, आपका हाल्डेन इफेक्ट क्या है, कौन सा इफेक्ट कौन सी लोकेशन पे चल रहा है, लंग पे क्या है, टिश्यू पे क्या है, समझिए P50 वैल्यू क्या है, ये बिल्कुल नहीं पता होती है तुम्हें चीजें। जब आप बोहर इफेक्ट करते हैं तो P50 वैल्यू घटनी चाहिए कि बढ़नी चाहिए, टेम्परेचर घटना चाहिए, बढ़ना चाहिए, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एक्चुअली इस कर्व को राइट में शिफ्ट कराएंगे या लेफ्ट में शिफ्ट कराएंगे। तो आप इसको देखिए, इसको सीखिए, इसको पढ़िए मत। मैं आपको चीजें पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आपको चीजें सिखा रहा हूं, समझने की कोशिश करें। तो ध्यान से देखो, ये कर्व अपने आप में भाई पूरी की पूरी एक अलिफ लैला है, एकदम से समझ में नहीं आता। आप समझो मेरी बात बहुत ध्यान से। मैं आपसे ये पूछ रहा था, देखो मैं दोबारा वो रिपीट कर रहा हूं, मुझे बताइए कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, जल्दी बोलो, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कितनी ऑक्सीजन दी जाती है टिश्यू को, क्या बोलोगे आप?
अब CO2 की बात नहीं चल रही है बॉस, अब ऑक्सीजन पे आ जाओ 2 मिनट, क्योंकि कर्व पढ़ना है, समझो। तो मैं ये बोल रहा हूँ नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कितनी ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी चाहिए? तो आप बोलोगे सर 5 ml। तो दोबारा याद करो वो दिन, कल का ही तो था या जब भी रहा होगा, मैंने आपको क्या बोला था कि अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हैं तो 100 ml ब्लड जो 100% सैचुरेटेड है, अगर वो 5 ml टिश्यू को दे दे तो इधर 75% सैचुरेशन बचती है। मेरी बात यहां तक समझ में आ गई? अरे आई या नहीं आई? 75% सैचुरेशन इधर बच गई थी, और वो कैसे पता लगा था? देखो इसके थ्रू पता लगा था। अब ग्राफ एक ही है, आप मेरी मशीन पे ना, आप मेरी बॉडी पे कुछ मशीनें लगा दो। अब वो तार वार नहीं समझाऊंगा मैं, इलेक्ट्रोड वगैरह वो छोड़ो, बस कुछ मशीनें लगा दो, और वो मशीनें जो हैं वो सामने डिस्प्ले पे लगी हुई हैं, और उसमें एक कर्व बन के आ रहा है। अब मैं ना नॉर्मल ऐसे करके खड़ा हुआ हूं, कुछ नहीं कर रहा, मैं बस सांस ले रहा हूँ, सांस छोड़ रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ, सांस छोड़ रहा हूँ। तो बताओ इस टाइम मेरा कोई टिश्यू बहुत ज्यादा काम कर रहा है क्या? मैं कुछ सोच भी नहीं रहा हूँ, और वैसे भी अब मैंने सोचना बंद भी कर दिया है। अब मैं नहीं सोचता, अब मैं जिन चीजों के बारे, अरे यार कहां से कहां ले जा रहा हूं मैं, रुक जा। सुनो मेरी बात सुनो। तो मैंने क्या बोला? आई एम जस्ट थिंकिंग, कोई कुछ खास चीज में नहीं सोच रहा हूं, बस मैं ऐसे खड़ा हुआ हूं। तो आप बताइए क्या मेरे टिश्यू फंक्शन कर रहे हैं? आपने बोला सर नहीं कर रहे हैं। तो कंडीशन कैसी है? नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है तो मेरे ब्लड को कितनी ऑक्सीजन चाहिए? नहीं, मेरे टिश्यू को कितनी ऑक्सीजन चाहिए? आप बोले नॉर्मल सर्कमस्टांसेस की बात हो रही है, कोई बात नहीं सर, 5 ml उतार दीजिए। अगर 5 ml उतार दूंगा तो फिर इधर कितनी बचेगी? आप बोलोगे 15, और 15 बची तो परसेंटेज सैचुरेशन 75। देखो मेरी बात समझ लेना, गलती मत करना। अगर ये चीज तुम्हें नहीं समझ में आ रही है तो पिछला लेक्चर देखो जाके, वहां पर मैंने ये सब पढ़ा रखा है, समझ लो। और अगर आ रहा है समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या बोला? नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में 5 ml उतार दो तो इधर कितनी परसेंटेज सैचुरेशन रह जाएगी? 75%, क्योंकि 15 ml ऑक्सीजन है। लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मशीन पे, आपकी बॉडी पे मशीनें लगी पड़ी हैं, और वो सामने आपको एक सिंगल कर्व दिखाई पड़ रहा है। अब अचानक से तुमने क्या किया? एक्सरसाइज शुरू कर दी। लो जी, ये आ गई एक मेरे पास मशीन, और मैंने क्या किया? एक्सरसाइज शुरू। ये देखो, नाउ दिस इज द एक्सरसाइज, शुरू हो गई। अब ये एक्सरसाइज शुरू हो गई तो मुझे बताओ मेरा टिश्यू एक्स्ट्रा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जल्दी बोलो, यहीं से समझ में आएगा सब कुछ। टिश्यू एक्स्ट्रा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आप बोलोगे हाँ सर कर रहा है। तो क्या अभी भी मेरे टिश्यू को 5 ml ऑक्सीजन चाहिए? आप बोलोगे नहीं, अब ज्यादा चाहिए। ज्यादा कितनी चाहिए जल्दी बोल। तो आप बोलोगे सर 5 ml तो नहीं चाहिए, एक काम करते हैं 7 ml उतार लेते हैं। अगर तुमने टिश्यू में 7 ml ऑक्सीजन उतार ली, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, अगर तुमने 7 ml ऑक्सीजन उतार ली तो फिर इधर 15 नहीं बची, इधर बची 12 या 13 ml। समझ आ रही है? और अगर 15 ml बचती तो 75% सैचुरेशन था, 12 या 13 ml बची तो अब 75 नहीं रह गया। इसका मतलब अब परसेंटेज सैचुरेशन घटेगी, क्योंकि ऑक्सीजन टिश्यू ने खींच ली, और जब टिश्यू ने खींच ली तो परसेंटेज सैचुरेशन घटेगी। इसका मतलब अब 75 नहीं बोलूंगा, अब मैं बोलूंगा 60% मान ले, 55% मान ले। तो रुक, पार्शियल प्रेशर बता कितना है? तो आप आंसर करोगे पार्शियल प्रेशर तो अभी भी 40 है। कोई बात नहीं, तो देख पार्शियल प्रेशर अभी भी 40 है, और परसेंटेज सैचुरेशन कहां पहुंच गई? मान ले 50 पहुंच गई, 50% आ गया। तो देख अब इस 50 को इधर कनेक्ट कर और 40 के पार्शियल प्रेशर पर कनेक्ट कर, तेरा ये ग्राफ ऑटोमेटिकली इधर शिफ्ट हो जाएगा, है ना? ग्राफ एक ही है, ग्राफ नहीं है, ये ग्राफ ऑटोमेटिकली इस पॉइंट को छूता हुआ निकलेगा। अगर ये इस पॉइंट को छूता हुआ निकल रहा है, और यही ग्राफ, ऐसा नहीं है कि 2 ग्राफ बनेंगे, अरे एक ही ग्राफ है, मूव कर रहा है, तो ये ग्राफ यहां से सरक के इधर आ गया। किधर सरका? आप बोलोगे सर राइट में सरका, इसे कहेंगे राइट शिफ्ट। तो कब हुआ? जब टिश्यू ने ऑक्सीजन ज्यादा खाई, जब टिश्यू ने ऑक्सीजन ज्यादा खींची, तो फिर 15 ml नहीं रह गई, इधर रह गई 12 या 10, या 10 भी मत मान, चल 12 ही मान ले। तो 12 मानी तो इसका मतलब 60% सैचुरेशन रह गया, और खींच ली उसने, मान ले 10 ml खींच ली तो इधर 10 बची, तो 50% सैचुरेशन रह गया। तो देख ये लिखा है मैंने 50% सैचुरेशन, इसका मतलब कर्व किधर चला गया? राइट। अब तू कहेगा नहीं सर अभी और कोशिश करिए, और कोशिश करिए, आपका दिल टूटा हुआ है तो संभल जाएगा। समझ आई बात? दिल टूटा हुआ है तो मैं और ज्यादा जिम करूंगा। मेरी आज तक ये नहीं समझ में आया लोगों के दिल टूटते हैं तो वो जिम क्यों जाते हैं। सुनो मेरी बात, मैंने क्या किया? और लंबा सा बनियान पहन के, और मैंने एकदम कान में हेडफोन डाला और गाना लगा दिया, ठुकरा के मेरा प्यार, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। समझिए, और सिलेबस देख के मेरी हालत खराब हो गई है। सुनिए अब मैंने क्या किया, अब बैठा मशीन पे जाके और जल्दी जल्दी एक्सरसाइज, ये सब चल रहा है।
कान में हेडफोन डले हुए, आप चल रहे हो, मशीन लगी हुई है, पीछे कर्व चल रहा है। अब बताओ टिश्यू क्या अभी भी 7 ml खा रहा है? नहीं। अब आप बोलोगे सर हो सकता है 15 ml खींच ले, क्योंकि इससे ज्यादा तो खींच भी नहीं सकता। मैक्स टू मैक्स बताइए कितनी खींचेगा? आपने बोला सर 15 ml खींच लेगा। अब सोच, कहां 5 ml खींच रहा था तो 15 बच रही थी, अब 15 खींच ली तो 5 बचेगी, और अगर इधर 5 ml बची तो परसेंटेज सैचुरेशन बता दे कितनी रह गई? 25%। लेकिन पार्शियल प्रेशर कितना है? 40। अब की बार 40 के पार्शियल प्रेशर से ग्राफ को प्लॉट कर 25 पे ले जाके, तो देख 20 ये है, 30 ये है, 25 यहां होगा, तो 25 यहां आ गया। इसका मतलब ये ग्राफ जो है और ज्यादा राइट में जा रहा है। देख और ज्यादा राइट में भाग रहा है। क्यों भाग रहा है राइट में? क्योंकि परसेंटेज सैचुरेशन को गिरता हुआ दिखा रहा है। तो बता कर्व राइट में कब शिफ्ट होता है? तो तू कहेगा सर एट टिश्यू लेवल, एट टिश्यू लेवल। अब बता राइट में क्यों शिफ्ट हुआ? क्योंकि ऑक्सीजन उस ब्लड से उतर रही है, उतर रही है, तो परसेंटेज सैचुरेशन घट रही है। ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ में डिसएसोसिएशन आ रहा है। दैट्स व्हाई ये क्या लिखा है देख, परसेंटेज सैचुरेशन, और इस कर्व को हम कहते हैं, ये देख ऑक्सीजन डिसएसोसिएशन कर्व। आई बात समझ में या नहीं आई? और ध्यान से सुन, और ध्यान से सुन। अगर तू टिश्यू लेवल पे है तो बता क्या चीजें बढ़ रही होंगी? चौथी बार बता रहा हूं क्या चीजें बढ़ रही होंगी। तू कहेगा सर सबसे पहले तो टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, क्योंकि टिश्यू काम बहुत कर रहा, पसीने आ गए यार मुझे, है ये टिश्यू काम बहुत कर रहा, तो टेम्परेचर बढ़ा दीजिए। और टेम्परेचर के साथ साथ में क्योंकि CO2 टिश्यू में चढ़ रही है, सॉरी CO2 जो है ब्लड में चढ़ रही है, तो H पॉजिटिव आयन भी बढ़ रहे होंगे। अभी पीछे स्लाइड पे मैंने समझाया, तो इसका मतलब टिश्यू लेवल पे H पॉजिटिव बढ़ रहे होंगे। सेम टाइम पे टिश्यू लेवल में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 भी बढ़ रहा होगा। अब बता सेम टाइम पे pH क्या हो रहा होगा? टिश्यू लेवल पे घट रहा होगा। और सेम टाइम पे बता, और सेम टाइम पे बता pH हो गया, अब PO2 भी बता टिश्यू लेवल पे क्या हो रहा होगा? घट रहा। इसका मतलब 2 चीजें घट रही हैं, 3 चीजें बढ़ रही हैं। यही वो फैक्टर हैं जो कर्व को राइट में शिफ्ट कराते हैं। और अगर कर्व राइट में शिफ्ट हो रहा है तो अब इसे कहेंगे बोहर इफेक्ट। क्योंकि साइंटिस्ट कौन सा है? बोहर। बहुत ध्यान से समझ, इसे हम कहेंगे बोहर इफेक्ट। दैट विल बी अ बोहर इफेक्ट। अब बता बोहर इफेक्ट आने के लिए फेवरेबल फैक्टर, तू कहेगा सर टेम्परेचर बढ़ाइए, सर H पॉजिटिव आयन बढ़ाइए, समझ गया, और साथ में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ाइए, लेकिन 2 चीजें कम करिए, pH कम करिए और PO2 भी कम करिए। आ रही है बात समझ में? अब बता ये टिश्यू लेवल की कहानी थी, लेकिन सुन दिल टूटा हुआ है लेकिन इतनी जल्दी नहीं जुड़ेगा भाई, मर जाएगा तब तक जिम करेगा। रोक रोक रोक, अब रोक, अब सांस ले ले, अब सांस ले ले, बैठ जा। अब जब तू सांस लेगा बैठेगा तो फिर लंग लेवल पे सोच क्या होगा। अब ज्यादा, अब सांस लेगा ना, ये चलेगा तो ठंडी ऑक्सीजन ले रहा होगा, और जब ठंडी ऑक्सीजन ले रहा होगा तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लोड हो रही होगी। अब ब्लड का हीमोग्लोबिन के साथ में हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ में एसोसिएशन चल रहा होगा, और एसोसिएशन चल रहा होगा तो फिर ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को उठा रहा होगा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा होगा। और कहानी कहां की है? लंग की। और जब ब्लड का हीमोग्लोबिन के साथ में एसोसिएशन बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है अब ये कर्व राइट में शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। कैसे? कि पार्शियल प्रेशर देख बढ़ेगा, 100 के आसपास पहुंचना है तो परसेंटेज सैचुरेशन भी पहुंचनी है, तो ये धीरे धीरे कर्व किधर शिफ्ट होगा? लेफ्ट में शिफ्ट होगा। ये देख ये कर्व लेफ्ट में शिफ्ट होगा, लेकिन कहां? आप बोलोगे सर एट एल्वियोलाई लेवल या लंग लेवल। अब बता वो कौन से फैक्टर हैं जो एल्वियोलाई पर 1 2 3 4 5 तो बता दे, वो कौन से फैक्टर हैं जो कर्व को लेफ्ट में शिफ्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? आप बोलोगे सर ये 5 लिखे हैं इनको उलट दीजिए। ले भाई उलट देते हैं। अब बता क्या क्या? आप बोलोगे लंग लेवल ठंडी हवा खा रहा है, गर्म छोड़ रहा है, हाँ तो इसका मतलब सर पक्के तौर पे मैं कहूंगा कि टेम्परेचर तो कम ही हो रहा है। सेम टाइम पे अभी पीछे मैंने आपको बताया H पॉजिटिव आयन वापस जुड़ रहे होंगे HCO3 के साथ में, इसका मतलब H पॉजिटिव आयन भी घट रहे होंगे। ध्यान से समझ। फिर PCO2 जो था वो भी घट रहा होगा भाई, लंग लेवल पर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर तो कम होगा ना। फिर एकदम सेम टाइम पे समझ PCO2 क्या हो रहा होगा? वो बढ़ रहा होगा, और एट द सेम टाइम pH भी क्या हो रहा होगा? वो बढ़ रहा होगा। तो 2 चीजें बढ़ गई, 3 कम हो गई। यहां 3 चीजें बढ़ गई, 2 कम हो गई। समझ से ध्यान से, यहां 2 चीजें कम हो गई, 3 बढ़ गई, यहां 3 कम हो गई, 2 बढ़ गई। ये वो फैक्टर हैं जो लेफ्ट में शिफ्ट कराते हैं। तो देख मैं यहां क्या लिख रहा हूं? लेफ्ट में शिफ्ट करा दिया। ये वो फैक्टर हैं जो कर्व को राइट में शिफ्ट कराते हैं। राइट के कर्व शिफ्ट होने को हम लोग क्या बोलते हैं? ध्यान से देख, बोहर इफेक्ट। लेकिन अगर लेफ्ट में जाएगा तो अब इसे हम बोलेंगे हाल्डेन इफेक्ट। दैट विल बी अ हाल्डेन इफेक्ट। अब आई बात समझ में या नहीं आई?
आई बात समझ में या नहीं है? इससे बेहतर मैं नहीं कर सकता भाई, मेरा हो चुका है, समझ लो, इससे बेहतर मैं नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है लगभग सारी बातें मैंने आपके सामने निकाल करके कवर करके दे दी हैं। आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली फाइन, कोई ऐसी चीज नहीं है जो यहां रह गई होगी एक चीज को छोड़ के, और वो है P50 वैल्यू। मैं तुझे P50 वैल्यू पढ़ा के ही मानूंगा, समझ ले किसे कहते हैं। P50 वैल्यू इज नथिंग, P50 वैल्यू इज नथिंग, बस समझ लो ऑक्सीजन का वो पार्शियल प्रेशर, सुन ले पहले मैं क्या कह रहा हूं, ऑक्सीजन का वो पार्शियल प्रेशर जिस पर हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ परसेंटेज सैचुरेशन 50 हो, उसी को हम P50 वैल्यू कहते हैं। रिपीट कर रहा हूं, पार्शियल प्रेशर P लगा हुआ है ना, P मतलब पार्शियल प्रेशर, 50 मतलब सैचुरेशन। तो ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन का बताना CO2 का नहीं, ऑक्सीजन का वो पार्शियल प्रेशर जिस पर हीमोग्लोबिन 50% बिजी हो या सैचुरेट हो और नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। पहले मैं लिखूंगा, देख, तो मैं ये बोलूंगा पार्शियल प्रेशर एट विच HB is 50% saturated with O2। तो हीमोग्लोबिन 50% अगर तुम्हें क्या मिल गया 50% अगर सैचुरेटेड मिल गया, तो वो पार्शियल प्रेशर चेक कर लो बस। अब तू रियल डायग्राम देख, तेरे पास रियल वाला ग्राफ कौन सा है बता, तो बोलेगा सर रियल वाला तो ये है, जो एनसीईआरटी में दिया गया है वो तो ग्राफ यही है ना, ये तो मैंने तुम्हें करके बताया है, शिफ्ट हुआ। अब इस ग्राफ के हिसाब से 50% वैल्यू देख ले कहां जाके गिर रही है। तो पहले मैं इसको थोड़ा मिटा दूं, मैं इसको वापस कर दूंगा, सही, मैं इसको वापस कर दूंगा बेटे, कैसे देख, मैं इसको वापस कर दूंगा अभी, सही है ना। पहले मुझे P50 पढ़ाने दे, रुक एक मिनट, देख P50 कहां आएगी, तो P50 इस ग्राफ को देखते हुए बता। तो बोलेगा सर 50 ये लिखा हुआ है, क्योंकि ये 40 है, ये 50 है, ये 60 है, इस 50 से इतनी दूर जा कि वो रेड वाला पॉइंट टच हो जाए, बस यहां रुक। अब यहां से इस पॉइंट को नीचे ला उतार के, ये नीचे ला उतार के, तो बता हीमोग्लोबिन कितने पार्शियल प्रेशर पर 50% की सैचुरेशन दिखा रहा है, हीमोग्लोबिन कितने पार्शियल प्रेशर पर 50% की सैचुरेशन दिखा रहा है। तो तू बोलेगा सर मुझे ऐसा लगता है कि 20 के बाद ये है 30 के बाद ये है 40, ये 20 और 30 के बीच में है, तो मैं इसे लगभग 26 से 27 मान के चलूंगा। तो बता कितनी आ गई P50 वैल्यू, तो बोलोगे सर P50 वैल्यू इज 26 से 27 mmHg, ये आ गई तेरी P50 वैल्यू। अब ध्यान रख, P50 वैल्यू टिश्यू लेवल पे बढ़ जाती है, एल्वेलाई लेवल पे घट जाती है, मतलब बोहर इफेक्ट के साथ बढ़ जाती है और एल्वेलाई के साथ घट जाती है। रिपीट कर ले, P50 वैल्यू बोहर इफेक्ट के साथ, क्योंकि राइट में जाएगा तो बढ़ जाएगी और लेफ्ट में जाएगा तो घट जाएगी। ये दो बातें याद रख के चल, तेरा काम हो जाएगा। मुझे लगता है लगभग सब चीजें मैंने बता दी। अब देख, मैं इसको वापस वहीं पहुंचा देता हूं, इसको, अच्छा मैंने यहां लिख दिया यार, इसको मैं इसको वापस करूं क्या, आप बताओ मुझे। ऐसे मैं कर ही देता हूं यार, क्योंकि ये ठीक नहीं है ना, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं या पढ़ते हैं जो भी। ये आ गया, यहां तक था ना। तो यहां से आप बता दो P50 वैल्यू क्या है, तो P50 वैल्यू जो है वो सर 26 से 27 है और mm है और Hg है। आई होप इट्स एब्सोल्युटली फाइन। मुझे लगता है यहां तक लेक्चर आपका पूरी तरीके से कवर हो चुका है। मैं सब चीजें आप लोगों को बता चुका, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे, CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे, हाल्डेन इफेक्ट कैसे, हैमबर्गर फिनोमिनन क्लोराइड शिफ्ट को कहते हैं, एल्वेलाई पे जाके रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट होता है, ये भी आप जानते हैं। फेवरेबल फैक्टर मैंने आपको बता दिए, लेफ्ट कर्व को हम हाल्डेन इफेक्ट, राइट कर्व को हम वो बोहर इफेक्ट। बोहर इफेक्ट आने के लिए कौन कौन से फेवरेबल फैक्टर हैं, हाल्डेन इफेक्ट आने के लिए कौन कौन से फेवरेबल फैक्टर हैं, P50 वैल्यू क्या है, एवरीथिंग एक्चुअली आई हैव एक्सप्लेन्ड इन दिस चैप्टर। आई होप इट्स एब्सोल्युटली फाइन। मिलते हैं भाई, मैं थक चुका हूं यार, अब बस हो गया मेरा। मैं मिलता हूं आप लोगों को अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद एंड जय हिंद।